गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपी व्यू ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा, यानी कि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्वाइकल स्पाइन के अगर हमारे सामने एपी व्यू करने के लिए आते हैं तो वो कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे फर्स्ट जो हमारे सामने वर्टेब्रा होती है, साथ में जो सेकंड वाली वर्टेब्रा होती है, इनके एक्सरे कैसे करते हैं, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्रा के ऊपर, और जिसे हम ओपन माउथ के नाम से भी जानते हैं कि ओपन माउथ का जो व्यू करवाते हैं वो हमारा कौन सा बेस होता है। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। पहले पार्ट में इसमें 60 से 70% जो हमारे रेडियोग्राफी से कंटेंट होते हैं वो हम कवर करेंगे, और 30 to 40% जैसे कि रेडियोग्राफी एनाटॉमी क्या होती है, फ्रैक्चर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, एबनॉर्मल जो फाइंडिंग होती है ये क्या होती है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उन सबको सीखेंगे हम इसके दूसरे पार्ट में। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि सर्वाइकल स्पाइन या वर्टेब्रा के एक्सरे आ जाएं एपी व्यू के तो उसके इंट्रोडक्शन क्या होते हैं। जो एपी व्यू हमारा होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू, इसे हम ओपन माउथ व्यू के भी नाम से जानते हैं। एक ये स्पेशलाइज्ड सर्वाइकल स्पाइन प्रोजेक्शन होता है जो कि डिजाइन करा गया है डेमोस्ट्रेट करने के लिए C1, यानी कि हमारे सामने एक वर्ड आया C1 जो सर्वाइकल 1 है इसे एटलस नाम से जानते हैं, और जो C2 है इसे हम एक्सिस नाम से जानते हैं। तो हमारे सामने जो हम सर्वाइकल वर्टेब्रा का व्यू करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड जो वर्टेब्रा है उसे क्लियर करने के लिए, तो C1 वाला और C2 वाला ये हम इसमें क्लियर करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे सामने जो ओडोंटॉइड जो प्रोसेस होता है, यानी कि डेंस वाला एरिया, ये जो मैंडिबल है और साथ में जो ऑक्सीपिटल है, एक स्टैंडर्ड एपी सर्वाइकल स्पाइन जो फिल्म करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे सामने जो व्यू होता है वो क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि मैंडिबल और जो ऑक्सीपिटल का रीजन है ओपन माउथ अगर हम क्लियर तरीके से नहीं कर पाते उसकी वजह से वहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं हमारे सामने सुप्रीम पोजीशन देखने को मिलता है। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हम सर्वाइकल स्पाइन का जब भी एपी व्यू करें तो हमें पेशेंट से ये उम्मीद करनी चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि पेशेंट को बोलना चाहिए वो जितना ओपन माउथ कर सके, यानी कि जितने मुंह को खोल सके उतना वो ओपन करे, जिससे वजह से जो मैंडिबल और साथ में जो स्कल का बेस है ये प्रोजेक्टेड हो जाए, जो हमारा C1 और C2 है उसके नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में ये हमारा एंगल पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने समझे कि जो इसके इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें हमने सीखे इंट्रोडक्शन में एपी ओपन माउथ व्यू जो कि हमारा एक सर्वाइकल स्पाइन प्रोजेक्शन के लिए हमारा एक बेस्ट व्यू माना जाता है, जिसमें C1 यानी कि एटलस, C2 यानी कि एक्सिस जो सर्वाइकल वर्टेब्रा होती है उन्हें क्लियर करते हैं। अक्सर मैंडिबल और जो हमारे सामने ऑक्सीपिटल होता है इसकी वजह से जो डेंस वाला एरिया होता है, या जो हमें C1 और C2 में किसी भी टाइप के जॉइंट फ्रैक्चर, किसी भी टाइप के सबलक्सेशन को अगर क्लियर करना हो वो सुप्रीम पोजीशन की वजह से कभी कभी क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए पेशेंट को अक्सर बोलते हैं कि जो व्यू है व्यू को कवर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ओपन माउथ करें, लेकिन ये कंडीशन होती है सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में। ट्रोमा कंडीशन में हमारे ये सब जो नियम होते हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो पाते, उसमें हम दूसरे पार्ट को कवर करते हैं जो इसी में आने वाले टाइम सिखाएंगे। अब हमारे सामने एक व्यू है जिसमें पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है और जो रे जा रही है वो सेंट्रल में जा रही है, ओपन माउथ का स्ट्रक्चर है। और दूसरे में हमारे सामने एक इमेज है जिसमें हम सीख रहे हैं जो हमारा पार्ट है वो क्या है। तो हमारे सामने जैसे ये टिथ का एंगल हो गया, हमारे सामने हमारे सामने जो C2 वाला एंगल हो गया, C1 वाला एरिया हो गया, और जो हमारे सामने डेंस वाला स्ट्रक्चर हो गया कि हमारे सामने जो बेस होता है वो क्या एरिया होता है। ये साइड में जो देख रहे हैं ये हमारे सामने लैटरल मास वाला एरिया हो गया। तो हम ये सब आने वाले टाइम में जब रेडियोग्राफिक एनाटॉमी समझेंगे उसमें भी सीखेंगे होता क्या है। अब बात करते हैं कि जो सर्वाइकल वर्टेब्रा के एक्सरे आएंगे एपी व्यू वो कौन कौन से कंडीशन में आ सकते हैं, यानी कि जो उसके इंडिकेशन होंगे वो क्या क्या बेस हो सकते हैं। सबसे पहले हेड या नेक में किसी भी टाइप का अगर सस्पेक्टेड हो, ट्रोमा अगर हुआ है उसकी वजह से किसी भी इंजरी का, किसी भी फ्रैक्चर का अगर डाउट हो रहा हो जब इसे करेंगे। या फिर जो हमारे सामने अपर सर्वाइकल जो स्पाइन इंजरी होती है यहाँ पे, यानी कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में अगर किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो गया या किसी भी टाइप की इंजरी होगी जब इस केस को हम परफॉर्म करते हैं। दूसरा, सस्पेक्टेड डेंस फ्रैक्चर, अगर डेंस वाला एरिया अगर कोई भी फ्रैक्चर है उसे देखने के लिए
डेंस दैट मीन्स जो ओडोंटोइड जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो हमारा C2 वाला बेस है उसके ऊपर एक डेंस वाला एरिया होता है। अगर आप फील करेंगे, अगर आप नॉर्मल कंडीशन में खड़े हैं और आप अपने गर्दन को बाएं और दाएं घुमाएंगे, यानी कि राइट और लेफ्ट नाम कंडीशन में करेंगे, तो नो को बोलते समय ये जो एरिया मूवमेंट कर रहा है यही हमारा जो डेंस वाला एरिया है। तीसरी कंडीशन में सस्पेक्टेड किसी भी टाइप का जो एटलांटो जो एक्सियल है, यानी कि जो हमारा C1 वाला एरिया जो एटलस एरिया है, और साथ में जो C2 वाला एरिया जो हमारा एक्सिस एरिया है, उसके जो जॉइंट है उसके बीच में किसी भी टाइप का डिसलोकेशन होना या किसी भी टाइप का सबलक्सेशन होना, उस इंजरी में इसे हम परफॉर्म करते हैं। फिर हम करते हैं इसे फोर्थ पॉइंट में, जब भी हमारे सामने जेफरसन जो फ्रैक्चर आता है उसके इवेलुएट करने के लिए। जेफरसन जो फ्रैक्चर है इसका जो मतलब होता है, जो C1 वाला एरिया है हमारा C1 यानी कि सर्वाइकल जो 1 है, यानी कि जिसे हम एटलस पार्ट बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे किसी भी टाइप का फ्रैक्चर आ जाए उसे कवर करने के लिए, और साथ साथ जो हमारे सामने जो लेटरल मास अलाइनमेंट जो असेसमेंट है उसे कवर करने के लिए इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। फिर हम बात करते हैं कभी भी बहुत ज़्यादा नेक यानी कि गर्दन में पेन हो रहा हो या स्टिफनेस यानी कि बहुत ज़्यादा कठोरता हो गई हो, जब इसे करेंगे और साथ साथ अपर सर्वाइकल पैथोलॉजी को क्लियर करने के लिए इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। फिर प्री ऑपरेटिव यानी कि किसी भी सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में हम इस व्यू को करते हैं, जहां पे हमें लगता है कि जो C1 और C2 है उसके फिक्सेशन को इवेलुएट करने के लिए हम इस व्यू को कवर करते हैं। जो हमारी सर्वाइकल जो बोन होती है वो सर्वाइकल 7 तक होती है, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, 4, 5, 6, 7। C1 और C2 आज हमारी वीडियो है, ये 2 पार्ट में आएगी, और इसके बाद जो हम समझेंगे C3 से लेके C7 तक के एक्सरे को हम कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ 3 से 4 टाइप और समझेंगे कि एक्सियल बोन क्या होता है, जो हमारे सामने फ्लेक्शन और एक्सटेंशन व्यू करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, जो हमारे सामने ओब्लिक व्यू करते हैं वो कैसे करते हैं। तो हमारी जो आज का पार्ट है ये 2 पार्ट में आएगा, जैसे कि हम शुरू की ही स्लाइड में समझा दिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ तक आप सब क्लियर समझ गए कि हमारे सामने कौन कौन से पॉइंट होते हैं। फिर हम लास्ट वाले पॉइंट में देखते हैं फॉलोअप के लिए, जो हमारे सामने अपर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो रखी हो या इनस्टेबिलिटी हो उसे चेक करने के लिए, फॉलोअप के लिए इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। तो हमारे सामने कुछ इंडिकेशन है, जैसे कि ट्रोमा हो गया नेक और हेड वाले एरिया में, सस्पेक्टेड डेंस फ्रैक्चर हो गया, फिर हमारे एटलस और जो हमारे सामने एक्सिस जो जॉइंट है उसमें किसी भी टाइप का डिसलोकेशन हो गया या सबलक्सेशन हो गया, C1 में किसी भी टाइप के फ्रैक्चर को शो करने के लिए, नेक में पेन हो रहा हो, स्टिफनेस हो रहा हो या अपर सर्वाइकल जो पैथोलॉजी हो उसे क्लियर करने के लिए, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्युएशन करने के लिए C1 और C2 फिक्सेशन के बाद, फॉलोअप के बाद जो अपर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है उसके फॉलोअप के लिए इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं कि कुछ अगर इसके इंडिकेशन है तो इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होंगे एपी व्यू को करते समय। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में सबसे पहले जो पॉइंट आता है, अगर सस्पेक्टेड हो या फिर कंफर्म हो कि जो पेशेंट है इनके अनस्टेबल जो सर्वाइकल स्पाइन फ्रैक्चर हो रखा हो, यानी कि सर्वाइकल जो स्पाइन है उसमें किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हो रखा हो, तो जब इसमें माउथ को ओपनिंग और नेक के मूवमेंट के लिए हम अक्सर मना करते हैं, हो सकता है कि जो स्पाइनल कोड इंजरी हो और भी ज़्यादा इंजरी ज़्यादा बढ़ जाए, इस वजह से हम नॉर्मल कंडीशन में व्यू को करते हैं, जिसमें हम एक एंगल के बेस पे करते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो हम 5 से 10 डिग्री का क्रेनियल एंगुलेशन और 5 से 10 डिग्री का हम कोडल एंगुलेशन के बेस पे इस व्यू को परफॉर्म करते हैं। सेकंड कंडीशन में हमारे सामने पेशेंट अनेबल हो ओपन माउथ करने में, हो सकता है कि उनके जो जा वाला एरिया है वहाँ पे फ्रैक्चर हो या फेशियल ट्रोमा हो या अनकॉन्शियस जो पेशेंट है वो हो या छोटे बच्चे हो जो पोजीशनिंग है उसे कोऑपरेट करने में असमर्थ हो या कोऑपरेट कर नहीं सकते हो, तो उस कंडीशन में इसे अवॉइड करते हैं, जिसके लिए सबसे ज़्यादा सीटी को रेफ़र करा जाता है। प्रेगनेंसी केसेस में इसे अवॉइड करा जाता है। जहाँ पे अनस्टेबल फ्रैक्चर हो वहाँ पे हम सेफ्टी और डायग्नोस के लिए दोनों के लिए जो अक्सर प्लेन जो हमारी फिल्म होती है रेडियोग्राफी यानी कि 2D जो एक्सरे होते हैं उससे ऊपर हम सिटी सर्वाइकल स्पाइन को सबसे ज़्यादा रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हमें सिटी स्कैन का यूज करके जो इंजरी है
या किसी भी टाइप का फ्रैक्चर है उसे हम क्लियर करते हैं। तो हमारे सामने ये होती है कॉन्ट्राइंडिकेशन कंप्लीट। अब बात करते हैं कि जो व्यू को अगर हम करेंगे तो वहाँ पे जो पेशेंट की प्रिपरेशन होगी, यानी कि पोजीशनिंग जब भी हम पेशेंट को अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो जो हमारी तैयारी होगी वो क्या क्या होगी। फर्स्ट पॉइंट है हमारे सामने रिमूव करने होंगे, यानी कि अगर पेशेंट किसी भी टाइप के डेंचर्स, यानी कि अगर नकली दांत लगा रखे हों, ईयरिंग हो, नेकलेस हो, हेयर क्लिप हो, एंड इसके साथ साथ किसी भी टाइप का रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट हो, उसे हम नेक वाले एरिया से और हेड वाले एरिया से हम उसे रिमूव करेंगे। यहाँ पे एक वर्ड आया है रेडियो ओपेक, दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेडियो ओपेक और दूसरा होता है इसी का दूसरा पार्ट रेडियो लूसेंट। रेडियो ओपेक दैट मीन्स जैसे कि कोई कोइन हो गया जो हमारा स्ट्रक्चर में बोन हो गया, और लूसेंट वाले एरिया में जैसे लंग्स वाला एरिया हो गया, ये सब हमारा रेडियो ओपेक और रेडियो लूसेंट का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन को प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं उसे एक्सप्लेन करेंगे, पेशेंट को एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि ओपन माउथ करिए जितना पॉसिबल हो सके, और जब ओपन माउथ वो कर लें तो वहाँ पे उसे होल्ड करके रखेंगे विदाउट जो निगलने वाली है, जैसे कि वो सांस निकलता है किसी चीज़ में उसे भी मना करेंगे, बात करने के लिए मना करेंगे, और हम जो भी हमारा एक्सपोजर के दौरान किसी भी टाइप का जो वाला एरिया है उसे मूविंग के लिए मना करेंगे कि हमारे सामने जो C1 और साथ में जो C2 वाला एरिया है वो हमारे बेस पे स्ट्रक्चर हो सके जिसमें हम इस व्यू को कंप्लीट कर सकें। ट्रोमा कंडीशन में अक्सर पेशेंट को ये मना करा जाता है कि उनमें जो सर्वाइकल कॉलर होता है वो हमारा जो एरिया होता है उस पर नॉर्मल रखा जाता है, और हमें ये मना करा जाता है, पेशेंट को सिर्फ बोलते हैं कि ओपन माउथ करे अगर वो सूटेबल है, अगर नहीं है तो उन्हें नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि हमने बताया 5 से 10 डिग्री हमारा क्रेनियल एंगुलेशन और हमारा 5 से 10 डिग्री तक कोडेड एंगुलेशन के बेस पे इस व्यू को हम परफॉर्म करते हैं। और हमें कोशिश करनी होती है कि जो नेक वाला एरिया है उसे बिल्कुल भी ना फ्लैक्स करें और ना एक्सटेंड करें। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है फ्लैक्स और एक है एक्सटेंड। सपोज ये हमारे सामने अगर व्यू है, ये नेक है यानी नेक वाला एरिया है, अगर ये इसे पास में लाएंगे नीचे की तरफ करेंगे हमारा फ्लैक्शन हो गया, अगर ये बैक साइड ले जाएंगे यानी नेक को पूरा एक्सटेंड करेंगे, विस्तारित करेंगे तो हमारा एक्सटेंशन हो गया। तो पास वाली कंडीशन हमारा फ्लैक्शन और दूर ले जाना हमारा एक्सटेंशन। अगर ये नेक को एरिया का हमारा ये क्लोज ला रहे हैं फ्लैक्शन, अगर बैक ले जा रहे हैं दूर की तरफ एक्सटेंशन। अब आता है यदि पेशेंट जो हैं वो कोऑपरेट नहीं कर सकते तो उनके लिए हमें ज़्यादा फोर्सफुली उन्हें पोजीशनिंग नहीं करनी होती, हमें कोशिश करनी है कि हमें सीटी को प्रोसेस करा जाता है कि सीटी को हमें सबसे ज़्यादा रेफर करके उस व्यू को हम कंप्लीट कर सकें। तो हमारे सामने जो रेडी होता है पेशेंट, जो प्रिपरेशन होता है वो पॉइंट। अब समझते हैं कि जो पेशेंट की पोजीशनिंग होगी, पेशेंट की पोजीशनिंग होगी क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो कंडीशन लिए जाते हैं, जो पेशेंट इरेक्ट पोजीशन जिसमें सिटिंग और हमारा स्टैंडिंग पोजीशन सबसे बेस्ट माना जाता है, और हमारा ओपन माउथ के लिए जो व्यू को हमें मतलब कंफर्म करा जाता है वो स्टैंडिंग पोजीशन माना जाता है। अगर कोई भी ट्रोमा कंडीशन हो तो सुपाइन पोजीशन, और नॉर्मल कंडीशन में भी सुपाइन पोजीशन का यूज करते हैं। अक्सर ट्रोमा कंडीशन में सुपाइन पोजीशन माना जाता है जिसमें नेक को बिना मूविंग के द्वारा यानी कि बिना हिले डुले जो नेक वाला एरिया है बिना मूवमेंट के द्वारा इस व्यू को हमें कंफर्म करना होता है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारी क्लिनिकल कंडीशन है वो क्या है। सेकेंड कंडीशन में एमएसपी जो होगी वो हमारे इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होगी, इसके साथ साथ सेंटर होगी मिड लाइन के, और हमें हेड का बिल्कुल भी रोटेशन नहीं करना होता। यानी कि अगर हम इसके बीच वाले पार्ट को देखेंगे, अगर हमारे सामने ये कोई बॉडी है और हमारे सामने ये राइट वाला एरिया है और ये हमारे सामने लेफ्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पे जो हम मिड वाले पार्ट से करेंगे राइट और लेफ्ट दो पार्ट को जो बीच में से डिवाइड कर रहा है ये हमारा मीडियम सैजिटल प्लेन है। ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारे परपेंडिकुलर रहेगी किसके, इमेज रिसेप्टर। इमेज रिसेप्टर का मतलब जो हमारी रेडियोग्राफिक कैसेट का यूज कर रहे हैं वो हमारा बेस है। इसके साथ साथ मिड लाइन के सेंटर, यानी कि अगर ये कोई भी हमारा एक्सरे टेबल होता है को बीच में एक लाइनिंग होती है जिसे हम अलाइनमेंट लाइन बोलते हैं, कि इसके सेट पे जो बक्की का एरिया है साथ में जो पोजीशनिंग है उसे क्लियर तरीके से हम मेंटेन कर सकें। तो हमारे सामने दो लाइन, पहला हमारा इरेक्ट पोजीशन यानी कि सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन का यूज करते हैं, और सुपाइन कंडीशन जैसे कि पेशेंट हमारे सामने लेटे हुए हैं इस कंडीशन का यूज करते हैं। डिपेंडिंग करता है कि जो क्लिनिकल कंडीशन है हमारे सामने है क्या। एमएसपी हमारी परपेंडिकुलर है इमेज रिसेप्टर के थ्रू, सेंटर रहेगी मिड लाइन में।
अब हमारे जो थर्ड पॉइंट है, हेड को पोजीशन करना होता है सो दैट अ लाइन फ्रॉम द लोअर मार्जिन ऑफ द अपर इंसीजर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। तो हमारे सामने एक बेस आया है कि जो हमारी हेड की पोजीशनिंग रहेगी और जो लाइनिंग रहेगी वो किस बेस पे रहेगी, जो हमारे अपर इंसीजर होते हैं, इंसीजर दैट मीन्स हमारे सामने अगर टिथ है, हमारे 32 टिथ है, तो जो सेंटर वाला एरिया हमारे सामने जब स्माइल करते हैं तो हमारे सामने जो 4 टिथ नज़र आते हैं, अपर वाले 4 टिथ और जो लोअर वाले 4 टिथ, ये हमारा होता है इंसीजर पार्ट। तो यहाँ पे जो बेस होगा, अपर वाले जो इंसीजर होंगे और साथ में जो मेस्टोइड प्रोसेस का टिप हो गया, यानी कि जो स्कल का बेस हो गया, यानी कि हमारा स्कल है जो इसका एक बेस फ्लोर हो गया, यानी कि जहाँ पे इसका बेस है, ये हमारा इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रहेगा। यानी कि इमेज है ये हमारा रेडियोग्राफिक एसेट, इसके हमारे परपेंडिकुलर ये हमारा व्यू रहेगा। तो यहाँ तक आपको 3 पॉइंट समझ आए। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। अब इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में जो माउथ है, यानी कि जो मुंह है, ये हमारा जो पूरा का पूरा माउथ हो गया, इसे ओपन करना है जितना पॉसिबल हो सके उतना। नेक और हेड वाला एरिया, यानी कि जो हमारा गर्दन है या जो हमारा पूरा का पूरा सर है, इसके बिना, विदाउट मूविंग के, बिना हिलाए डुले, सिर्फ हमें जो माउथ वाला स्ट्रक्चर है इसे पूरा ओपन करना है कि हमारे सामने C1 और जो C2 का बेस है ये हमारे सामने क्लियर हो जाए, एटलस और एक्सिस वाला एरिया। जब इतना पॉइंट हो जाएगा, चिन को स्लाइटली हम एडजस्टेड करते हैं। जो चिन वाला एरिया है इसे स्लाइटली एडजस्टेड करेंगे जिससे कि हमारे सामने जो अपर इंसीजर है साथ में जो स्कल का बेस है ये एक सेम लेवल पे सुप्रीम पोजिशन कंडीशन में हो, जिससे कि हमारा C1 और जो C2 है वो किसी भी टाइप का उस पर ओवरलैपिंग ना हो। जब इतना पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, फिर हम देखते हैं कि जो इसमें इंश्योर करते हैं सिमेट्रिकल को, यानी कि समानताएं क्या क्या होंगी। तो हमारे सामने जो बोथ मेस्टोइड टिप्स, यानी कि जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है उसका टिप्स वाला एरिया, साथ में जो बोथ रेमी ऑफ द मैंडिबल, यानी कि जो मैंडिबल का रेमी स्ट्रक्चर है, वो दोनों हमारे मिड लाइन के इक्वी डिस्टेंस होने चाहिए। इक्वी डिस्टेंस दैट मीन्स अगर हमारे सामने ये कोई पॉइंट हो गया रेडियोग्राफिक, ये हमारे सामने अपर के साइड में इमेज में देखेंगे, ये हमारे सामने मिड लाइन हो गया, तो हमारे सामने जो बॉडी का स्ट्रक्चर है स्कल का बेस, तो स्कल के बेस को इस तरह से डिवाइड करेंगे जितना वो हमारा पार्ट इधर से हो इक्वल, उतना ही हमारा सेकंड टाइप जो सेकंड वाला पार्ट है वहाँ से इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो हाफ एरिया यहाँ से कट हो रहा हो, यहाँ पे हमारा 1/3 पार्ट हो, यहाँ पे हमारा 1/2 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सामने अगर हो तो 50-50% का रेशियो होना चाहिए कि 50 हमारा राइट साइड है तो 50 हमारा लेफ्ट साइड होगा। इस बेस पे हमें देखना होता है। तो ये थी हमारे सामने कुछ पेशेंट पोजिशनिंग। अब एक बार इसे सिंपल वे में समझा देते हैं। सबसे पहले हमें पेशेंट को लाना है, पेशेंट को रेडियोग्राफिक टेबल पे शिफ्ट करना है। शोल्डर डिप्रेस होने चाहिए। जो चिन वाला एरिया है इसे हमारा हेड को बिल्कुल भी एक्सटेंशन या नेक को बिल्कुल भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं करना। माउथ है, माउथ को ओपन करना है। ओपन इस बेस पे करना है कि हमारे सामने जो बेस का C1 स्ट्रक्चर है और C2 स्ट्रक्चर है, इसका जो डेंस वाला एरिया है, जो जॉइंट है, जो स्पाइनस प्रोसेस है, ये हमारे सामने क्लियर हो सके। हमें इस कंडीशन पे इस एक्सरे को कंप्लीट करने होते हैं। अब बात करते हैं इसमें सेंटरिंग पॉइंट की कि सेंटरिंग पॉइंट हमारी कहाँ पे जाएगी। तो हमारे मेन पॉइंट और साथ में डिटेल के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल रे इमेज रिसेप्टर टू परपेंडिकुलर, यानी कि अगर हम वर्टिकल रे में कर रहे हैं, अगर यहाँ से कोई अगर हमारा जा रहा है, कोई भी एक्सरे ट्यूब का जो रे जा रही है, तो ये इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर रहेगी। और अगर हम सुपाइन कंडीशन में कर रहे हैं तो हमारे सामने जैसे कि व्यू है, ये हमारा सुपाइन कंडीशन में हमारा वर्टिकल है, यानी कि परपेंडिकुलर है। सेंटरिंग पॉइंट रखेंगे, जो हमारा बेस होगा डायरेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द ओपन माउथ। जो ओपन माउथ करेंगे उसके बीचों बीच हम इसका सेंटर रखेंगे, यानी कि जो मिडवे बिटवीन द अपर एंड जो लोअर इंसीजर है इन द मिड लाइन, यानी कि हमारे सामने जैसे हमने समझाया कि हमारे सामने जो 4 इंसीजर वाला हो गया और जो हमारे सामने लोअर वाला इंसीजर हो गया। तो जब ओपन माउथ करेंगे तो हमारे सामने जो स्ट्रक्चर होगा इसके बीच में जो गैपिंग बनेगी उसके मिडवे बिटवीन अगर आप करते हैं सेंटरिंग पॉइंट को, तो आपके सामने C1 और C2 वाला एरिया है वो क्लियर तरीके से शो हो जाएगा। SID की बात करें, जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, तो हमारा 100 सेंटीमीटर यानी कि 40 इंच तक इसका एक अप्रोक्स बेस रखेंगे। ये हमारे सामने चाहे हम वर्टिकल रे में यूज करें चाहे हम इसके हॉरिजॉन्टल रे में यूज करें।
इमेज रिसेप्टर दैट मीन्स जो रेडियोग्राफिक कैसेट होगी 18/24 सेंटीमीटर, यानी कि इसे जो हम यूज करेंगे 8/10 इंच की कैसेट या 10/12 इंच की कैसेट या हो सकता है 11/14 इंच की कैसेट का हम इसमें यूज करेंगे व्यू को कंप्लीट करने के लिए। डिपेंड करता है कि जो हमारा बेस है, जो हमारा एरिया कवर करना है वो सबसे ज़्यादा है क्या। तो हमारा नॉर्मली जो यूज होता है 8/10 या 10/12 की सबसे ज़्यादा कैसेट यूज होती है। इनकेस अगर अवेलेबल ना हो तो 11/14 इंच की रेडियोग्राफी कैसेट का हम इसमें यूज करते हैं। और पोजीशन को मेंटेन करते समय ये देखते हैं कि हमारे सामने इंक्लूडिंग हो अपर टिथ वाला एरिया, साथ में जो शोल्डर का टॉप का एरिया है वो, यानी कि जो C1 से लेके C3 तक के एरिया हमारे सामने कवर होना चाहिए। अगर हम ओपन माउथ C1 और C2 को क्लियर कर रहे हैं इस व्यू में, तो जो ओपन माउथ का स्ट्रक्चर है C1 तो साथ में क्लियर हो ही हो, इसके अपर का स्ट्रक्चर और C2 के नीचे वाला स्ट्रक्चर C3 वाला जो बेस हो वो भी हमारे सामने इसमें क्लियर हो। तो ये हमारे सामने है सेंटरिंग पॉइंट। अब समझते हैं कि जो इसमें एक्सपोजर जो फैक्टर होगा वो क्या क्या बेस होगा। तो एक्सपोजर फैक्टर के अंतर्गत जो हम देखेंगे फैक्टर और जो वैल्यू, तो केवीपी किलो वोल्टेज पीक 70 to 90 केवीपी हमारे सामने अप्रोक्स यूज होगी। जो सेंटरिंग पॉइंट मिडवे बिटवीन जाएगा मिली एम्पेयर सेकेंड 15 से 35 तक रखेंगे, यानी कि 15 to 35 मिली एम्पेयर सेकेंड को रखेंगे। ग्रिड का यूज करेंगे बिकॉज ड्यू टू हेड नेक थिकनेस एंड स्कैटर, जो स्कैटर रेडिएशन है साथ में कोई भी जो हमारा हेड और नेक का जो थिकनेस है उसके कारण हम ग्रिड का एक यूज करेंगे। फोकल स्पॉट स्मॉल रखेंगे जिससे कि हमारा जो बोनी डिटेल है, यानी कि जो हमें बोन चाहिए उसके चारों तरफ का एंगल, चाहे वो अपर हो, लोअर हो या राइट हो या लेफ्ट हो, वो वाला एरिया हमारा कवर हो सके। SID 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर दैट मीन्स 40 इंच तक अप्रोक्स रखेंगे। ब्रीथिंग सस्पेंडेड, और साथ में पेशेंट को बोलेंगे कि एक्सपोजर के दौरान किसी भी टाइप का स्वेलिंग ना करे, यानी कि कोई निकलने वाली कोशिश ना करे, मतलब नॉर्मल में होल्ड करके रखे माउथ को कि हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने बेस क्लियर हो सके। तो ये थे हमारे सामने इसके कुछ एक्सपोजर फैक्टर। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम सीखेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, फ्रैक्चर क्या क्या होते हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या क्या होती हैं, साथ में फिर हम इम्पोर्टेंस कौन कौन से होते हैं, एक्सरे क्यों करवाए जाते हैं, एंड नॉर्मल जो फाइंडिंग होती है वो क्या होती है। ये 6 से 7 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक जो भाई बहन जो भी व्यूअर पहुँचे हो वीडियो क्लियर समझ आई हो। एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड या जो सर्कल हैं या जो पढ़ते हैं बच्चे उनके साथ शेयर करना कि उन्हें रेडियोग्राफिक जो व्यू हैं उनसे किसी भी तरह का डाउट ना हो और उन्हें सारे टॉपिक हमारे सामने क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।